हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस विद योर मैथ टीचर। कैसे हो आप सब? आई जस्ट होप आप सब ठीक होगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इससे पहले का एक वीडियो, इस चैप्टर के लिए जो एक वीडियो जो बेसिक्स की इंट्रोडक्शन की जो पार्ट 1 वाली वीडियो मैं अपलोड कर दी थी पहले ही। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए है तो पहले वो वाली वीडियो देखो, उसके बाद आज वाला काम आगे करना। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे क्या? लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? साइन एक्स और कॉस एक्स और उनके इनवर्स फंक्शंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल जो उनका ग्राफ होता है, पहले मैंने आपको वो ड्रॉ करके दिखाया था। फिर उस विद इन दैट डोमेन एंड रेंज, ठीक है, वो वाला फंक्शन क्या था? 1 1 नहीं था। ठीक है, तो उसके लिए हमने उसकी डोमेन को क्या किया? रेस्ट्रिक्ट किया था। उसके लिए हमने क्या किया था? उसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया था, यानी कि उसको हम बोलेंगे रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। ओके, तो उस रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर वो वाला फंक्शन तब 1 1 भी बन गया था एंड ऑन टू भी बन गया था। ठीक है, समझ आ रहे हैं ना? क्योंकि हमने उसको रेस्ट्रिक्ट क्यों किया? ताकि हम उसका इनवर्स डिफाइन कर सके। और इनवर्स डिफाइन करने के लिए मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो फंक्शन इन ये 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। लेकिन उस जो नॉर्मल साइन की जो डोमेन है, उसके अंदर जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं हो रहा था, इसलिए हमने उसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया था ताकि हम उस रेस्ट्रिक्ट डोमेन के अंदर उसका को 1 1 प्रूव कर सके। ठीक है, तो उस रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर साइन एक्स कॉस एक्स सब के लिए, जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सबके लिए हम रेस्ट्रिक्टेड डोमेन को बताएंगे। उसके बाद उस चीज को हम ग्राफ से प्लॉट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको 10x y = 10x y = 10 इनवर्स x, ये वाला मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं। ये 11th क्लास वाली वीडियो में मिलेगा कि आपको 10x का आपको ग्राफ आना चाहिए। इस तरह से उसका ग्राफ होता है और ये मैं 10 इनवर्स x का बना के दिखाऊंगी। ठीक है, टेंजेंट एक्स का ग्राफ ये होता है। इसकी हमारे पास डोमेन क्या होती है? आर में से हम वो वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हम 10x को लिखेंगे क्या? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो आर में से हम वो वाली वैल्यूज माइनस करेंगे जिनके ऊपर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या बनता है? 0। जिनके ऊपर हमारा डिनोमिनेटर क्या बनता है? 0। और cos x 0 किसके ऊपर होता है? 2n + 1 π/2, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के ऊपर। बेहद जो हमारा n कहाँ से है? इंटीजर से। ओके, और इसकी रेंज क्या होती है? r। ये आपका 11th का काम है, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट किया था कि टाइम वेस्ट ना हो। ये हमारा टेंजेंट एक्स का ग्राफ होता है, ये उसकी डोमेन होती है और ये क्या होती है? उसकी रेंज। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे? 1 1 चेक करेंगे। तो 1 1 के लिए डायरेक्ट ग्राफ से मैंने आपको बता रखा कि 1 1 चेक करने की प्रॉपर्टी क्या है? आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करके देखो और वो देखो ग्राफ को कितने पॉइंट्स के ऊपर कट कर रही है। अगर वो मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रही है तो वो मैनी वन फंक्शन बन जाएगा, और वो सिर्फ अगर एक ही पॉइंट पे कट कर रही है तो वो कौन सा फंक्शन बनेगा? 1 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, इस यहाँ पे है ना, इसने ग्राफ को इस लाइन ने 3 पॉइंट्स पे कट किया जहां तक मैं, तो इस तरह ये ऐसे इधर इधर इंक्रीज, क्योंकि रेंज तो इसकी आर है ना, तो ये ऐसे इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। और इसकी डोमेन भी आर में से सिर्फ कुछ ही पॉइंट हमने माइनस किए हैं, तो ये इधर से भी बढ़ेगा और इधर से भी बढ़ेगा। तो ऐसे ही सिमिलर उधर 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 ऐसे ग्राफ जो है ये इसका ड्रॉ, ये बोर्ड के ऊपर सिर्फ इतना ही ड्रॉ किया है और उस पे ही इसने 3 पॉइंट्स पे कट। एक से ज्यादा चाहिए आपको, एक ही पॉइंट और मिल जाए तो फंक्शन 1 1 नहीं रहता। ठीक है, तो अब ये फंक्शन मैनी वन है। अगर मैनी वन है तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम क्या करें? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसकी डोमेन को फिर से क्या करना पड़ेगा? रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? हमें इसकी डोमेन को क्या करना पड़ेगा? रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है कि आप इस एरिया के बाहर आप इधर उधर नहीं जा सकते। रेस्ट्रिक्शन बाउंडेड, जैसे कहते हैं ना, घर वाले बोल देते कभी कि तुम घर से बाहर नहीं जा सकते, तो इसका मतलब उन्होंने आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, आपके ऊपर बाउंडेशन लगा दी। तो इसी तरह हम इसके ग्राफ के ऊपर भी इसकी डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि आपकी डोमेन यहाँ से यहाँ इधर साइड में नहीं जा सकती। तो हम कहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे? मैं आपको दिखाती हूँ।
मैं आपको देखो, अब मैं क्या करती हूँ, ये अच्छा ये वाले मैंने डॉटेड क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये इनके ऊपर जो हमारा टेंजेंट एक्स फंक्शन होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, पाई/2 पे नॉट डिफाइंड होता है ना, तो इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैंने इसको इधर से हटा दिया, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट कर रही हूँ ना क्योंकि मैं अब इसको, और ये मैंने इधर से हटा दिया। ओके जी, हटा दिया, ये मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि जो पाई/2 है, सॉरी जो ये टेंजेंट फंक्शन है ये -पाई/2 से पाई/2 तक ही रहेगा। मैंने इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्टेड डोमेन बना दिया, और वो क्या है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास -पाई/2 से पाई/2, ये हमारे पास क्या है इसकी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। ये क्या है हमारे पास है रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। अब आप देख सकते हो कि ये फंक्शन जो है, ये ग्राफ, ये लाइन इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करिए। ये तो हमारा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो अब चाहे कहीं से भी आप ड्रॉ करके देख सकते हो, इस ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करिए। तो अब ये हमारा फंक्शन 1 1 ऑन टू, तो ये पहले ही था, ऑन टू तो ये पहले ही था, तो इसलिए अब ये 1 1 और ऑन टू दोनों बन गया, तो इस रेंज के डोमेन के अंदर, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि जो हमारा y इज इक्वल टू टेंजेंट, जो हमारा इनवर्स फंक्शन के अंदर जो हमारा डोमेन है वो क्या बन जाता है रेंज, और जो हमारी रेंज है वो क्या बन जाती है डोमेन। तो अब इसका डोमेन क्या बन गया हमारे पास r, और इसकी रेंज क्या बन गई -पाई/2 से पाई/2, ठीक है। और इनके ऊपर ये क्या है नॉट डिफाइंड है, हमारा जो फंक्शन होता है इसके ऊपर क्या होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। इस बात को कहने का क्या मतलब है कि अब जो हमारा डोमेन था वो हमारी रेंज बन गई, जो हमारी रेंज थी वो डोमेन बन गई, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ है। आज वाली वीडियो देखने का फायदा तभी होगा जब आप इससे पहले वाली वीडियो देखोगे, ठीक है। वो वीडियो मेरे चैनल पे ही प्लेलिस्ट है अलग से कि 12th का जो सेकेंड चैप्टर है उसकी वीडियोज में, तो वहां पे आपको मिलेगी। ओके, तो पहले वो वाली वीडियो देखना, तब ये वाली चीजें समझ आएंगी आपको। डोमेन हमारा क्या है आर हो गया, रेंज हमारी क्या होगी ये मैंने बता दिया आपको, ये इधर से आ गया, ठीक है जी। अब इसके लिए आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, अब ये देखो डोमेन का मतलब आर, डोमेन का मतलब क्या होता है हमारे पास वैल्यूज ऑफ एक्स, डोमेन का मतलब क्या होता है वैल्यूज ऑफ एक्स, और जो रेंज होता है वो क्या होती है हमारी वैल्यूज ऑफ वाई, वैल्यूज ऑफ वाई। तो अब एक्स की वैल्यूज यहाँ पे आएंगी ऑब्वियसली, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब ये आर हो गया, तो ये इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। और हमारी रेंज की मतलब अब -पाई/2 से पाई/2 इधर ही है, ओके, समझ रहे हो ना। ये हमारी आर मतलब ये वैल्यूज ऑफ एक्स, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारे पास क्या होता है वाई एक्सिस, ओके। तो अब हमारा जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, 0 पे कट करता हुआ ऐसा। अब ये हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब ये हमारा ग्राफ बनेगा, ये किसके लिए ग्राफ बनेगा हमारा टेंजेंट इनवर्स एक्स के लिए, ठीक है। आपको ये ग्राफ डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब ये मैंने ड्रॉ कैसे किया है, ये वैल्यू जैसे एक्स की वैल्यू 1 पुट की और रेंज इससे और इसके बीच में, ठीक है, इस टाइप से ये हमारा क्या बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ, ओके। ये आपको भाई डायरेक्ट याद होने चाहिए ग्राफ, इसकी डोमेन, इसकी रेंज। आपकी बुक में ना एक अलग से टेबल बनाई हुई है, ये इस पे पहले आपकी जो स्टार्टिंग में बिल्कुल साइन एक्स कॉस एक्स उनकी डोमेन रेंज है, फिर जब आपका ये एक्सप्लेन करके दिया फिर आपके लिए ये वाली चीज़ें हैं कि आप साइन इनवर्स कॉस इनवर्स की डोमेन रेंज, वो वाली चीज़ें। तो आप पहले उनको याद करोगे जो नॉर्मल फंक्शन है, और फिर इनके इनवर्स की जो डोमेन रेंज है वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल माइंड में अलग अलग पार्ट में अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। एक बार इसको जल्दी से देखो, फिर नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर चलते। हाँ जी, अब आता है हमारा कॉट एक्स फंक्शन, ठीक है। y इज इक्वल टू कॉट एक्स, वो क्या होता है टेंजेंट इनवर्स का उल्टा, या फिर इसको हम क्या लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, क्या लिखेंगे इसको हम कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। ये
ये वाली वैल्यू कहाँ पे, पाई पे, माइनस पाई पे, ये वाली वैल्यू नॉट डिफाइंड होती क्योंकि टेंजेंट का क्या होता है, अपोजिट होता है। इसके लिए डोमेन क्या होता है हमारा, आर में से हम उन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे जिनके ऊपर हमारा डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, जीरो, यानी कि हमारा साइन एक्स जीरो बन रहा है। साइन एक्स कहाँ पे जीरो बनता है, हमारा एन पाई के ऊपर, और एन हमारा किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। ओके, ये पता लग गया ना, ये समझ आ गया ना कि मैंने यहाँ पे माइनस एन पाई क्यों लिखा, क्योंकि इसके ऊपर हमारा डिनोमिनेटर जीरो बनेगा। जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है उनको हम निकाल रहे हैं, मतलब वो डिफाइन नहीं है, और इसके लिए रेंज क्या बन जाएगी, पूरा का पूरा आर। अब यहाँ से फिर से देखो, ये वाला फंक्शन ऑन टू तो है लेकिन ये 1 1 नहीं है, क्योंकि ये देखो ग्राफ इसको कितने पॉइंट्स पे, 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो फिर से हम क्या करेंगे, बिल्कुल आपको अगर एक फंक्शन का अगर समझ आ गया तो बाकी के सारे फंक्शंस के ग्राफ और उनके डोमेन रेंज सिर्फ याद कर सकते हो, आपको वो वाली चीजें ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है। और फर्स्ट वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ हर एक छोटी छोटी चीज को, बाकी सारे फंक्शंस के उनके लिए क्या है, सिमिलर है। ओके, तो फिर से मैं इसकी डोमेन को क्या कर रही हूँ, रेस्ट्रिक्ट कर रही हूँ। ठीक है जी, हाँ, अब की बार मैं इसकी डोमेन को यहाँ से यहाँ तक रेस्ट्रिक्ट करूंगी। क्या ये हमारे पास पाई है ना, अब मैं इसकी डोमेन को कहाँ से कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट करूंगी, ये मैंने 0 से पाई तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि जो हमारा जो फंक्शन है कॉटेक्स से, हम बोलेंगे कि उसकी वैल्यूज की आपको सिर्फ 0 से पाई तक ही जाना है, उसके बाहर आपको नहीं जाना है। ओके, तो इसलिए इसका जो ये डोमेन क्या रेस्ट्रिक्टेड डोमेन अब क्या आ जाएगा, 0 टू पाई। इसका जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 टू पाई। ये आपको डायरेक्ट क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ये हमारी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हो जाएगी, सिमिलरली हम क्या करेंगे, जब हम इसके इनवर्स के लिए ग्राफ बनाएं तो उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा रेंज है वो इसका डोमेन बन जाएगा, और जो डोमेन है वो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 0 टू पाई। ओके, डोमेन है वो रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, रेंज है वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने पहली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप आज इस वाली वीडियो को देख रहे हो तो इससे पहले आप इससे पहले वाली वीडियो को देखें, ताकि आपको ये चीज़ें फिर बिल्कुल ईजी लगने लगेंगी और अपने आप से ही समझ आ जाएंगी। ठीक है, अब की बार हमारा डोमेन जो एक्स की वैल्यूज है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, -1 -2 -3। ठीक है, अच्छा एक और बात, तो पिछले फंक्शन में भी मैंने नहीं बताई, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल डोमेन बोल रहे हैं इसको, 0 टू पाई को। प्रिंसिपल डोमेन का मतलब अगर हम इंटरवल पाई टू 2 पाई कंसीडर करेंगे, वो इसका मतलब भी वही है। ठीक है, -पाई टू 0 करेंगे, इसका मतलब भी वही है। ठीक है, लेकिन सबके लिए एज यूजुअल की जनरली जो हम लेंगे प्रिंसिपल, जो हम लेंगे डोमेन, वो हमारी 0 टू पाई होगी। इसका मतलब है कि इस इंटरवल के अंदर भी ये फंक्शन सेम बिहेवियर शो करेगा, इस इंटरवल के अंदर भी ये फंक्शन सेम बिहेवियर शो करेगा। अब इसके लिए ग्राफ हमारा सिर्फ 0 टू पाई है ना, तो ऊपर ही बनेगा, ऐसे ऊपर ही बनेगा ना, नीचे तो नहीं आएगा, समझ रहे हो, क्योंकि हमारी जो रेंज है वो क्या है, 0 टू पाई। हमारी जो रेंज है 0 टू पाई, तो अब की बार पाई/2 को क्रॉस करते हुए और ये नीचे की तरफ आ जाएगा। क्या देख, कुछ बच गए, ये हमारे पास क्या था, पाई/2। ओके, तो इसके लिए हमारा जो ग्राफ है ऐसे बन जाएगा, 0 से ऊपर, क्योंकि ये 0 रहा, ये पाई रहा, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव इंटरवल है, तो इसलिए ये वाली चीज ऐसे हो जाएगी। ओके, देखो एक बार इसको भी जल्दी से, डोमेन और रेंज दोनों के मतलब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आपको याद हो जाने चाहिए। साइन कोस का मैंने इससे पहले वाली वीडियो में करवाया था, आज मैं टेंजेंट और कोट का कर रही हूँ। बच्चे कोसेकेंट एंड सेक वो मैं आपको कल करवाऊंगी, ताकि एकदम से प्रेशराइज होकर आप सारी चीज़ों को मिक्स ना कर दो। ठीक है, तो इसलिए 2 मैंने आज करवा दिए, 2 मैं आपको कल करवाऊंगी। तो अब हम थोड़े से क्या कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि आप बोर भी ना हो। ठीक है, और आपको चीज़ें याद भी रह जाए, क्योंकि ये होता है ना कि आप पार्ट्स में डिवाइड कर करके चीज़ों को याद करते, तो वो आपको जल्दी, अब मैं एकदम से डायरेक्ट सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ और सब कुछ, उनका इनवर्स फंक्शन, डोमेन रेंज, सब कुछ यहाँ पे लिख दूंगी, तो आप लोग भी इतना ज़्यादा याद एकदम से नहीं कर पाओगे।
ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों के लिए बता रही हूँ कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कौन सी साइन कॉस के बताए थे, इस वाली वीडियो में मैं टेन कॉट के करवा रही हूँ, और कल मैं क्या सीकेंट और कोसिकेंट के बता दूँ, ताकि आप चीज़ें मिक्स ना करो और आपको जल्दी याद हो जाए। ठीक है, देखो एक बार इसको। ओके जी, ठीक है। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं इनके ऊपर बेस्ड। थोड़ा थोड़ा करके काम करना, आपको ज़्यादा प्रेशर लेके काम नहीं करना, ज़्यादा ये नहीं कि मेरे को एक ही दिन में मैं तो ना बिल्कुल टीचर बन जाऊं, है ना, ऐसे नहीं। थोड़ा 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 थोड़ा, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है ना, नहीं तो बाढ़ आ जाएगी एकदम से ओवरफ्लो होके। तो आपको थोड़ा थोड़ा करते चलना है विदाउट एनी प्रेशर। हम एग्जाम्पल करते हैं थोड़े से एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जाम्पल करने से पहले मैं आपको एक बात और बता रही हूँ। देखो दो चीज़ें हैं, एक तो हम ऐसे लिखते हैं कि ये साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। दूसरा हम क्या लिखते हैं कि साइन एक्स का इनवर्स। ये दोनों सेम चीज़ें नहीं है, दीज टू रिप्रेजेंटेशंस आर डिफरेंट, ठीक है। ये अलग चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये अलग चीज़ को। ये तो क्या कि ये साइन इनवर्स एक्स फंक्शन है, ये दोनों अलग है। इसको हम क्या लिखेंगे कि 1 साइन एक्स, ठीक है। अब आपको ज़्यादा समझ आया होगा, ये वाली चीज़ ये होती है और ये जो हमारा साइन इनवर्स एक्स फंक्शन होता है, ठीक है। तो दोनों को मिक्स मत कर देना। अगर आपको कहीं पे, जैसे अब ये एग्जांपल है, इसमें आपसे डायरेक्ट ये पूछा गया कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला ये दे दे, क्वेश्चन दे दे, और ऐसे कोई भी ऐसे पूछे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, तो इसका मतलब आप प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालोगे। इसमें तो इसने डायरेक्ट दे दिया कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। पूरा एग्जाम्पल वो लिख दो, साइन इनवर्स 1/√2 है ना, ठीक है। हमें क्या करना है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब मैंने यहाँ पे मैं लिख रही थी कि ये -π/2 तो π/2 है, तो इनके बीच में भी तो इंटरवल है ना, इनके बीच में इंटरवल है। तो अब ये कह रहा है कि इसके बीच वाला हमें इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसमें ये वैल्यू ये दे। तो इसको हम क्या करेंगे, y के इक्वल पुट करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, सब में इसको हमने पुट किया y, ये इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा साइन y इज इक्वल टू 1/√2। अब इस बात का क्या मतलब हुआ कि हम यहाँ पे ये क्या बन गई, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। इसलिए मैंने ये बोला था आपको कि आप पहले जो 11th क्लास का जो थर्ड चैप्टर है वो वाला अच्छे से आपको आना चाहिए। अब ये वाली डायरेक्ट आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 11th क्लास के थर्ड चैप्टर में पढ़ी थी, ठीक है। अगर किसी बच्चे को उन चीज़ों में भी अगर डाउट है तो मेरे चैनल पे ही 11th क्लास के थर्ड चैप्टर की फिर से अलग से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाके वो वाली चीज़ें अपनी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल मैंने बेसिक से करवाया हुआ और सारी चीज़ें बिल्कुल अलग अलग से एक्सप्लेन की हुई है, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज, तो आप वहां जाके देख सकते हो। अब मैंने ये बताया था कि ये वाली क्या बन गया, अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे y की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे जिससे आपको कि साइन की ये वाली वैल्यू आ जाए। समझ रहे हो, ये दोनों साइड इक्वल कब होगी, जब आप यहाँ पे y की वैल्यू पुट करोगे, और y की ऐसी वैल्यू पुट करोगे ना कि जिसपे आपको आंसर ये मिले। समझ रहे हो, तो अब यहाँ पे देखो मैं y को क्या पुट करूँ, y को मैं π/4 पुट कर सकती हूँ, क्योंकि साइन π/4 हमारे पास क्या होता है, 1/√2 होता है। यस बिल्कुल होता है। अब क्या करना है आपको, अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये हमारा π/4 जो ये साइन इनवर्स की जो हमारी रेंज है ना, साइन इनवर्स की रेंज है, उसके अंदर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब ये देखो π/2 -π/2 से ये इधर -π/2, फिर ये 0, फिर ये π/2, और π/4 कहाँ होता है, यहाँ से होता है।
ये मान लो आप जैसे पिज्जे का एग्जांपल दे के समझाती हूँ, पूरा का पूरा है पिज्जा, एक उसका हाफ पार्ट ले लिया आपने, ठीक है, फिर उसका क्या ले लोगे, फोर्थ पार्ट, तो ये π/2 है हाफ, और ये क्या है उसका फोर्थ पार्ट, तो इसका मतलब ये इसी के अंदर है ना, एक छोटा सा बाइट 2 बाइट के अंदर ही आएगा ना, तो ऐसे ही है ये यहाँ से हमारा π/4 होता है, ये यहाँ से यहाँ तक हमें इस रेंज के अंदर, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करेगी, समझ रहे हो। तो साइन इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल डोमेन जो है वो ये है, प्रिंसिपल रेंज जो है ये है, तो उस रेंज के अंदर हमें फाइंड आउट करना है कि जो हमारा आंसर इसके अंदर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर कर रहा है तो इसका मतलब ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू फॉर साइन इनवर्स 1/√2, ये हमारे पास क्या आ गई, π/4, ये हमारे पास क्या आ गई, π/4, ठीक है। आई जस्ट होप आपको क्लियर हुआ होगा। जो चीज़ें हल्की फुल्की डाउट में रह जाए ना, समझ नहीं आई, या तो आप कमेंट कर सकते हो, और उससे भी अच्छा क्या होगा कि आप वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है, उससे फिर आपको समझ आ जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को हम कैसे सोल्व करते हैं, ये मैंने 11th क्लास की जो 3rd चैप्टर की वीडियोस है उनमें बताया हुआ है। अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वाली चीज़ें देख सकता है। सिमिलरली हमारा क्या है, कॉट का भी हमने पढ़ लिया ना, कॉट इनवर्स -1/√3। अब की बार हमारे पास क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया, ओके, नो प्रॉब्लम, डरते थोड़ी हैं हम माइनस के साइन से, बिल्कुल भी नहीं। कॉट इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू, हमने क्या करना है, वाई पुट कर देना है पहले तो, अब ये इधर जाके इधर हो जाएगा, तो ये बन गया कॉट वाई इज इक्वल टू -1/√3, ठीक है। अब पहले ये फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये मैंने फिर से मैं बता रही हूँ कि चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखना कि उस एक्सरसाइज में मैंने क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, कॉट वाई की वैल्यू 1/√3 कहाँ होती है, 1/√3 कहाँ होती है, कहाँ होती है, π/3 पे ना, हाँ जी π/3 पे होती है। इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे y को क्या पुट करूँ, π/3 पुट कर दूँ, है ना, क्योंकि टेंजेंट π/3 पे वैल्यू होती है, सॉरी, हाँ मतलब ये π/3 पे इसकी वैल्यू होती है। अब लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे मेरे को माइनस लेके आना पड़ेगा, और वो मैं कैसे लेके आऊँगी, ये हमारे पास पाई होता है, ये हमारे पास π/2 होता है, ये हमारे पास 3π/2 होता है, ये हमारे पास 0 या 2π होता है। मेरे को माइनस में वैल्यू चाहिए, माइनस में वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, क्यों, अच्छा मैं इसका आंसर माइनस में भी दे सकती हूँ और प्लस में भी, लेकिन मैं इसका आंसर माइनस में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे -π/3 लिख सकती हूँ, है ना, लेकिन मैं माइनस में आंसर नहीं दे सकती, क्योंकि जो हमारा कॉट इनवर्स जो फंक्शन होता है उसकी जो रेंज है, वो क्या होती है, अभी मैंने पढ़ी थी 0 to π, उसमें -π/3 तो आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है ये तो, लेकिन ये यहाँ पे -π/3 है, समझ रहे हो। ये वाली चीज का बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मैं इसको -π/3 नहीं लिख सकती, क्योंकि ये मेरी रेंज में नहीं आएगा। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को ये माइनस लेके आनी पड़ेगी, और मैंने ये आपको बहुत अच्छे से 11th क्लास में वाली वीडियोज में समझा रखा है कि अगर मेरे को माइनस चाहिए तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव कहाँ होता है और नेगेटिव कहाँ होता है। ये होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। यहाँ पे ये टेंजेंट और कोटेंजेंट यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, तो मैं पाई में से कुछ माइनस कर दूँ वो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा कोट क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि कोट में से पाई माइनस π/3। अच्छा, अब ये भी मैंने बात बताई हुई है कि π/2 में ऐड करेंगे तो भी हम सेकंड में ही जाएंगे, लेकिन π/2 का यूज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इस पे फंक्शन चेंज हो जाता है, जो हमारा कोट है वो 10 में चेंज हो जाएगा, लेकिन हमें तो कोट में काम करना है। तो इसलिए एक ही ऑप्शन बचा कि मेरे को पाई में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, और पाई में से क्या माइनस कर दिया मैंने, π/3, ठीक है, क्योंकि कॉट पाई माइनस थीटा वो हमारी कोटेंजेंट थीटा होता है विद माइनस साइन, तो ये हमारे पास बन गया माइनस कॉट π/3, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगी, कॉट ये कितना बन गया 2π/3 इज इक्वल टू कॉट माइनस π/3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि π/3 और माइनस π/3 इक्वल है, लेकिन माइनस π/3 को मैं नहीं ले सकती क्योंकि ये रेंज में नहीं है,
तो अब मैं इसको क्या लिखूंगी, प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई मेरी 2π/3। समझ रहे हो क्या किया है मैंने, यहाँ पे ये मेरे को ये वैल्यू मेरी माइनस में चाहिए थी मेरे को, लेकिन मेरी जो यहाँ पे जो मेरे को ये -π/3 इसको प्लस बनाना था, क्योंकि मेरी रेंज है वो 0 से शुरू हो रही थी, तो इसलिए मैंने क्या किया, पाई में से π/3 माइनस कर दिया, क्योंकि मेरे को प्लस में आंसर चाहिए था, तो इसलिए ये वाली चीज़ और ये दोनों चीज़ें इक्वल हो गई, तो ये यहाँ से इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज आ गई, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। समझ रहे हो, ठीक है जी। आगे चलते हैं, जैसे अब ये आ गया, मैं जो आपको चीज़ समझाने की कोशिश करी थी ना, जैसे अब ये हमारा साइन इनवर्स फंक्शन आ गया -1/2, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमारा क्या है, साइन इनवर्स -1/2, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, मैं इसको क्या करूंगी, पहले तो मैं इसको इक्वल टू y पुट करूंगी, -1/2 इज इक्वल टू y, ठीक है। यहाँ से साइन y की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। इसका मतलब मैं यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूँ जिससे मेरा आंसर -π/2 आए। यहाँ पे मेरे को पता है कि साइन π/6 की वैल्यू मेरे पास -1/2 होती है, ठीक है। तो इसलिए साइन -π/6 कर दिया, वो वैल्यू ये प्लस 1/2 होती है, और ये क्या जाएगी -π/6, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये साइन माइनस को बाहर निकाल देता है, मतलब ये लिखो माइनस साइन π/6 इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। या फिर ये लिखो साइन -π/6, क्योंकि जो साइन माइनस थीटा वो किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें एक ही हैं, ओके। तो ये मेरा आंसर आ गया -1/2। अब मैं क्या चेक करूंगी कि जो मेरा यहाँ पे ये आंसर निकला है -π/6, क्या ये मेरी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। अब इसकी आपको रेंज पता है क्या, कि -π/2 से π/2 है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये हमारा -π/2 है, ये हमारा -π/4 है, और -π/6 तो और भी इधर होगा। तो जो मेरा साइन इनवर्स की जो रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से इतनी है। इस रेंज के बीच में अगर मेरा -π/6 आ जाता है तो मैं इसको प्लस में चेंज नहीं करूंगी अब, ठीक है। ये रहा मेरा -π/6, हाँ इसी रेंज के अंदर है, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। अब समझ रहे हो, लेकिन उस जो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने उसको प्लस में कन्वर्ट क्यों किया था, क्योंकि वो मेरी रेंज के अंदर नहीं आ रहा था माइनस, ठीक है। तो इससे हम क्या कि हम अपनी रेंज के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे कि हमारा आंसर विद इन दैट रेंज है, तो हम उसको प्लस में या माइनस का हम कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, मतलब माइनस में भी हमारा आंसर आ सकता है, ओके जी। तो इस तरह से सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सिमिलर हैं। मैं आपको करवाती हूँ थोड़े से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। फिर हमारे पास है अब ये तो डायरेक्ट प्लस वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3/2, ठीक है। ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास किसके, हम y के इक्वल पुट करेंगे इसको। अब ये इसका मतलब क्या हो जाएगा कि cos y इज इक्वल टू √3/2, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम देख लेंगे, यहाँ पे हम y की क्या वैल्यू पुट करें कि हमारा आंसर +√3/2 आ जाए, तो डायरेक्ट पुट कर दो, π/6 पुट कर दो। हमें पता है ना cos π/6 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ये लो। अब ये देखो कि ये हमारे इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है या नहीं है, तो इसमें कौन सा है, 0 से π तक होती है इसकी जो डोमेन होती है, इसकी जो रेंज होती है वो 0 से π है, और π/6 यहीं पे होगा, है ना। π/6 इधर से होगा, ये मान लो हमारा π/, है ये हमारा π/2 है, ये हमारा π/4 होता है, ये यहाँ पे मान लो ये π/6, और ये हमारा 0। तो यहाँ पे 0 से π के बीच में इतने एरिया के अंदर आना चाहिए, ये रहा, इतने एरिया के अंदर है ना, इधर नहीं है उधर नहीं है, इतने से एरिया के अंदर है, तो हाँ ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू, ओके। तो प्लस वाली आप डायरेक्ट खुद से करोगे, मैं आपको माइनस वाला सोल्व करवा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि प्लस वालों में तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आप जैसे सोल्व करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही।
बशर्ते आपको क्या याद होना चाहिए, जो इनवर्स फंक्शंस है उन सबकी डोमेन और रेंज याद होनी चाहिए, तभी आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, थर्ड आप खुद से कर लेना, और थर्ड बल्कि आज रहने देना क्योंकि कोसिकेंट और कोसिकेंट का मैंने अभी डोमेन रेंज नहीं करवाना, तो इसको छोड़ देना बेशक से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये कल करवा देती हूँ आपको, कल आपका खुद से ही हो जाएगा वैसे तो, है ना, -√3। ओके, हम क्या करेंगे, इसको y के इक्वल पुट करेंगे। अब यहाँ से हमारा टेंजेंट y किसके इक्वल आ गया, -√3। अब मैं यहाँ पे y की क्या वैल्यू पुट करूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि टेंजेंट ये कितने पे वैल्यू होती है, π/3 पे, टेंजेंट π/3 इज इक्वल टू √3, माइनस चाहिए मेरे को, तो माइनस करूंगी मैं दोनों साइड, माइनस टेंजेंट π/3 इज इक्वल टू -√3, या फिर मैं क्या लिखूँ, टेंजेंट -π/3 इज इक्वल टू -√3। ओके, कैसे भी लिख सकती हूँ मैं। अब मेरे को सिर्फ ये चेक करना है कि क्या ये विद इन इसके, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स की रेंज क्या होती है, π/2 -2 π/2। ठीक है, π/3 इसके इस इंटरवल में आएगा जी, बिल्कुल आएगा। तो ये हमारी क्या हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, माइनस प्लस से आप घबराना नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि विद इन दैट रेंज ये वैल्यू लाई करेगी, तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगी। अब जैसे कॉस की है -1/2, आई थिंक ये आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है ऐसा, ये तो बिल्कुल 11th क्लास के जैसा है, बिल्कुल एज इट इज है। बस इसमें क्या फ़र्क है, इन्वर्स लगा हुआ है, उसमें इन्वर्स नहीं लग रहा था, सिर्फ ये फ़र्क है। और इन्वर्स का भी कुछ खास रोल नहीं है यहाँ पे, क्या करना है, सिर्फ इसको y के इक्वल पुट करके cos y इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, 11th में आपको ऐसे दिया हुआ है डायरेक्ट, और 12th में आपको ये इधर ले जाके दिया हुआ, कोई फ़र्क नहीं है इस चीज़ में। ठीक है, तो अगर किसी को अब भी थोड़ा सा डाउट है ना, तो पहले वो वाली वीडियो देख के आए। अब मैं यहाँ पे y की कौन सी वैल्यू पुट करूँ कि मेरा आंसर -1/2 आ जाए। ठीक है, मैं y को पुट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि cos π/3 पे हम मेरी वैल्यू क्या होती है, 1/2। ठीक है, माइनस लगा दो दोनों तरफ, या फिर y हटाना था, इसको अंदर ले जाओ, -π/3 लिख दो इसको, इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब ये मेरी प्रिंसिपल वैल्यू बनेगी या नहीं बनेगी, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि इसकी जो रेंज क्या है। कोस इनवर्स की रेंज मेरे को पता है क्या है, 0 to π है। अब फिर से यही पंगा हो गया कि यहाँ पे पॉजिटिव 0 से शुरू हो रही है, लेकिन मेरा आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो मैं इसको नेगेटिव में नहीं रख सकती, तो इसलिए मेरे को इसको इस एंगल को चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं फिर से क्या करूँगी, पाई में से माइनस कर दूंगी, क्या, π/3, वो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, cos π/3 के। ओके, -π/3 के इक्वल हो जाएगा, या फिर इसको लिखो -cos π/3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक ही चीज़ है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करो, cos 2π/3 है ना, 3 ऐसे मिलेगा, 3π - π, 2π/3 इज इक्वल टू -cos π/3। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ ना, -cos π/3। तो अब ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो यानी कि जो हमारा 2π/3 पे और -π/3 पे दोनों सेम वैल्यू है, ये मेरा इसके अंदर लाई नहीं करता, लेकिन ये तो मेरा इसके अंदर लाई करता है, पॉजिटिव वैल्यू तो मेरी इसके अंदर लाई करती है। ठीक है, मतलब ये 0 पॉइंट समथिंग बनेगा ना, और पाई से कम रहेगा, 1 से छोटा और 0 से बड़ा, तो अब ये मेरा विद इन दैट रेंज लाई करेगा, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, आई जस्ट होप आपको समझ आ रहा होगा। तो इसमें से टेंजेंट का भी मैंने करवा दिया, सेकेंड का, कॉट का, कॉस का, कोसेकेंड का, बिल्कुल सेम है, आप खुद से सॉल्व करके देख सकते हो। उससे पहले आप क्या करोगे, साइन इनवर्स की डोमेन रेंज, ठीक है, सिंपल जो फंक्शन है साइन एक्स, उनकी वैल्यूज, वो वाली चीज़ें आपको पता होगी, तभी आप ये वाले क्वेश्चन। अब आपको अगर ये नहीं पता होगा कि 1/2 वैल्यू होती कहाँ पे है, π/3 पे, ये नहीं पता होगा, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे, है ना। तो ये वाली चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करवाई हुई है, तो आप ये वाली चीज़ें याद करके सारी, कि किसकी वैल्यू कौन से एंगल पे कहाँ होती है, ठीक है, क्या होती है, तो उस चीज़ से आप ये वाली चीज़ क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, थोड़ा सा जो काम बचता है इस एक्सरसाइज का, वो मैं आपको कल वाली क्लास में करवा दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच। चैनल को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और लाइक करना, और कमेंट करके बताना ज़रूर कि कितना समझ आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच।